जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में इंद्र बिहार कोचिंग पा रहे हैं। दोस्तों आज से हमने जो है ज्योग्राफी की तांडु सीरीज स्टार्ट की है। ये तांडु सीरीज दोस्तों इस प्रमुख 4 क्लासें हमारी आने वाली हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ 100% दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड में छपने वाले हैं। मैंने दोस्तों अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए प्रश्न अपने सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए जो पेपर प्रीवियस ईयर पूछे गए उन सभी में से ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। ये आपको सीरीज में भी मिल जाएंगे। 30 रुपए में एक सीरीज मिलेगी, उस सीरीज के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको चाहिए तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखे, व्हाट्सअप पर मैसेज हमें कर सकते हैं। ये 200 क्वेश्चन तांडु सीरीज के अंदर जो भी 200 क्वेश्चन होंगे ये आपको सीरीज में मिलेंगे। साथ ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, 30 रुपए मिलेगी। ओके चलो, तो देखिएगा आज हमारी तांडु जो सीरीज है वो फर्स्ट क्लास होगी। तो जिन्होंने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्लास के अंदर, इस तांडु क्लास के अंदर हमारे 30 क्वेश्चन रहने वाले। कितने? 30 क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन कि भरमौर जनजाति क्षेत्र स्थित है। कहाँ स्थित है भरमौर जनजाति क्षेत्र? तो ये आपके स्थित है हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं। ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं? तो आप सभी को पता है कि ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती और प्रक्षेपित बस्ती। देखिएगा सबसे पहले गुच्छित बस्ती है, फिर अर्धगुच्छित बस्ती है, फिर पल्ली बस्ती है, फिर प्रक्षेपित बस्ती है। याद रखना जो गुच्छित बस्ती होती है इसमें घर बहुत पास पास होते हैं, दोस्तों, और यह आयताकार होती है, ठीक है। और ये ज्यादातर देखने को मिलती है बुंदेलखंड, नागालैंड। उसी प्रकार अर्धगुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित ये किसी बड़े गांव के टूटने के कारण बनती है। जैसे बात करते हैं, जैसे दोस्तों गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, ये अर्धगुच्छित बस्ती के उदाहरण हैं। उसी प्रकार से पल्ली बस्ती, ये पल्ली बस्ती ये भौतिक रूप से अलग हो जाती है, यानी बीच में से नदी गुजर जाती है तो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। इसके अन्य नाम है जैसे पाड़ा, पाना, ढाणी, नगला, ये इसी के अन्य नाम है दोस्तों। आगे बात करें प्रक्षेपित बस्ती। प्रक्षेपित का मतलब होता है, इसे एकाकी बस्ती भी कहते हैं। एकाकी बस्ती ये दूर दूर एकांत में पाई जाती है, जंगलों में पाई जाती है, और इसका उदाहरण है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो याद रखना ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार है: गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती, प्रक्षेपित बस्ती। ओके, नेक्स्ट आपके सामने देखेगा अगला क्वेश्चन। आगे देखो प्रमुख तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि किसी एक तृतीय क्रियाकलाप का नाम बताओ। तृतीय क्रियाकलाप कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो यहाँ पर व्यापार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप है। बाकी आप देखेंगे तो प्राथमिक क्रियाकलाप में जैसे कृषि है, पशुपालन करना है, आखेट शिकार कार्य, ये पशु इसमें किया जाता है प्राथमिक। द्वितीय में विनिर्माण और तृतीय में ये व्यापार आ जाएगा, प्रमुख सेवा सेक्टर में सम्मिलित है। आगे देखिएगा प्रमुख चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि चौथा क्वेश्चन क्या है? द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक हैं पॉल एहरलिच। पॉल एहरलिच जो है ये पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक हैं। पांचवा देखो, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी है? मेगानगर की जनसंख्या, तो याद रखना 50 लाख से अधिक जनसंख्या है मेगानगर की। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, कान खोल के सुन लिया अच्छे से दोस्तों। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। आपके सामने पूछा जाएगा नगर, और एक पूछा जाता है महानगर, महानगर, और एक पूछा जाता है मेगानगर। अभी हमने देखा था मेगानगर। तो ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जब 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है, जब 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है तो वो कहलाता है नगर। जब 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है तो वो कहलाता है महानगर। जब 50 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाती है तो वो कहलाता है मेगानगर। और याद रखना मेगानगर को ये मिलियन सिटी कहते हैं, मिलियन सिटी। ये प्रश्न भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन सबका आंसर आना चाहिए दोस्तों। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, देखिएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है एनआरडीसी, ये कहां स्थित है? एनआरडीसी बताओ मुझे कमेंट करके, सब मुझे बताएंगे दोस्तों। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो कहां स्थित है? सबका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आगे देखिएगा। अच्छा, 7वां क्वेश्चन, गैरीसन नगर क्या होते हैं? गैरीसन नगर बताओ दोस्तों, किसे कहते हैं? गैरीसन नगर बताओ जल्दी से। तो गैरीसन नगर कहते हैं छावनी नगर को। किसे कहते हैं? छावनी नगर को गैरीसन नगर कहा जाता है। जैसे अंबाला हुआ, जालंधर हुआ, ये प्रमुख गैरीसन नगर के उदाहरण हैं। तो याद रखेंगे गैरीसन नगर किसे कहते हैं? छावनी नगरों को गैरीसन नगर कहा जाता है, जैसे अंबाला, जालंधर। ओके, नेक्स्ट आपके सामने देखिएगा 8वां क्वेश्चन, वनों पर आधारित कई 2 उद्योगों के नाम लिखेगा। कौन से उद्योग है जो वनों पर आधारित है? जो वनों पर आधारित है कौन से उद्योग है? तो याद रखना एक तो है आपका लुगदी कागज उद्योग। अब कागज उद्योग दोस्तों आपको पता है कागज उद्योग वनों पर आधारित है। कागज क्यों बन रही है? कॉपी किताबा क्यों बन रही है? लकड़ी तो बन रही है ना दोस्तों। तो याद रखना कागज एवं लुगदी उद्योग ये है ना दोस्तों, लुगदी एवं कागज उद्योग ये वनों पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार से औषध रासायनिक फर्नीचर उद्योग, अब जितना भी फर्नीचर देख रहे हैं दोस्तों, दरवाजा लकड़ी का बने नहीं रहे कि ये सब दोस्तों फर्नीचर ये भी इसी में आएगा, ठीक है। तो ये वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग है। अगर आ जाए एग्जाम में प्रश्न पूछ ले तो ये लिखना आपको आंसर। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखें, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। नेक्स्ट आपके सामने देखिएगा प्रमुख अगला क्वेश्चन। आगे देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने फटाक से। आगे देखिएगा 9वां क्वेश्चन।
9वां क्वेश्चन है कि एलएनसी सैंपल कौन है दोस्तों? एलएनसी सैंपल। एलएनसी सैंपल के अनुसार यहां पर मानव भूगोल की परिभाषा पूछी है। देखिएगा परिभाषा क्या है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, कैसी पृथ्वी? अस्थिर, जो स्थिर नहीं है, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मतलब लगातार गति करते क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है? अध्ययन है। याद रखना दोस्तों, एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है? तो याद रखना अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा दी थी एलएनसी सैंपल ने, एलएनसी सैंपल ने, एलएनसी सैंपल ने। याद रखना दोस्तों अच्छे से। हाँ, नेक्स्ट आपके सामने 10वां क्वेश्चन, संचार के व्यक्तिगत साधनों के नाम बताओ। कौन कौन सा संचार के? रेडियो देख रहा है, रेडियो, टेलीविजन देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, क्या है दोस्तों? ये व्यक्तिगत है। याद रखना दोस्तों, संचार के दूरभाष हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, फेसबुक आदि, ये संचार के व्यक्तिगत साधन है। बोर्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर कह देना चाहूंगा आप सभी को, एक एक पर्सन को कान खोल के अच्छे से सुन लेना दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना, रट्टा लगा लेना। अगर 100 में से 100 नंबर चाहिए तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये क्लासेस जो है प्रमुख आपको मिलेगी इसी चैनल पर, लेकिन टाइम लगेगा, आप सीरीज भी खरीद सकते हैं, सीरीज में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो देखिएगा 10वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मिलेंगे, इसके साथ ही आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे सीरीज के अंदर। देखिएगा किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम पूछे तो चाय लिख सकते हैं, गन्ना लिख सकते हैं आप, इसके अलावा कॉफी भी लिख सकते हैं, कॉफी, इसके अलावा कपास भी लिख सकते हैं, कपास। ठीक है, ये कपास, ये क्या है? ये रोपण फसलें हैं, रोपण फसलें। चाय, कॉफी, कपास, गन्ना, ये रोपण फसल है दोस्तों। रोपण फसल आपको याद होनी चाहिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? चाय, कॉफी, कपास, चावल, और दोस्तों चावल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखो, विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जल मार्ग कौन सा है? तो यह है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जो जल मार्ग है वो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखेगा अच्छे से। 13वां क्वेश्चन देखेगा कि रुको और जाओ, क्या है? रुको और जाओ, रुको और जाओ, रुको और जाओ, रुको और जाओ संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। आपको पता है नवनिश्चयवाद संकल्पना कहते हैं। ये प्रमुख सिद्धांत आता है रुको और जाओ, और इसके प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। जिस प्रकार हमने देखा था कि पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक रेडजल, रिटर, हेम्बोल्ट है, उसी प्रकार संभववाद विचारधारा के समर्थक विडाल, डिला ब्लास हैं। और इसी तरीके से आपको याद रखना है कि रुको और जाओ सिद्धांत के जो समर्थक है या प्रतिपादक जो है वो कौन है? ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, इसी प्रकार से 14वां क्वेश्चन देखो, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो याद रखना है कि जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, प्रवास हो गया, ये जनसंख्या परिवर्तन के क्या है? प्रमुख घटक है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, खोपड़ी में छेद करने वाले पर्सन है, इसलिए अच्छे से याद करें। खोपड़ी में नहीं दोस्तों, पेपर की खोपड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्रमुख आपके सामने 12वां क्वेश्चन दोस्तों। 12वां देखिएगा, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन 12वां नहीं है दोस्तों, आपके सामने 14वां हो गया। 15वां क्वेश्चन देखो, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध, अभी देखा एलएनसी सैंपल की परिभाषा है। 16वां देखो, प्रवास के अपकर्ष कारक कौन कौन से हैं? अब देखो, अरे मैं तो कहता हूं दोस्तों, कि प्रश्न बनेगा दोस्तों, या तो अपकर्ष पूछेगा या प्रतिकर्ष पूछेगा। अपकर्ष का मतलब क्या होता है? अपमिश क्या होता है? अपनी ओर, और अपनी ओर आकर्षित किसे करते हैं? देखिएगा अपकर्ष कारक कौन कौन से हैं? तो देखो, जहां काम के बेहतर अवसर उपलब्ध हो जाएंगे कि वाह भाई मुझे तो यहां पर काम अच्छा मिल गया, जहाँ काम के अगर बेहतर अवसर मिलेंगे तो हम वही ठहरने का प्रयास करेंगे, हम वही रुक जाएंगे, वही बस जाएंगे। तो ये क्या है? अपकर्ष हैं। उसी प्रकार से अगर काम के बेहतर अवसर नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हम यहाँ अब क्या करें, या बैठे बैठे निठल्ले होकर, तो हम इस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं है। तो ये जिस स्थान को हम छोड़ेंगे वो होगा प्रतिकर्ष। ठीक है, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। ठीक है, ये भी अपकर्ष है। इसके अलावा शांति होनी चाहिए, शांति मौजूद। ठीक है, तो ये प्रमुख आपके सामने अपकर्ष कारक के उदाहरण है। नेक्स्ट आपके सामने 17वां क्वेश्चन है कि किन 3 कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताओ। कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग है आपको चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, कपास उद्योग है, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखो 18वां क्वेश्चन। 18वां क्या है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है मेरे भाइयों? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, याद रखना, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है दोस्तों। 19वां देखो, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राजील में जो बड़े बड़े कॉफी के जो बाग है दोस्तों, बाग, उन्हें फेजेंडा कहते हैं। फेजेंडा दोस्तों, फेजेंडा। आगे देखिएगा 20वां क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यार की बात करने लागे थू यार। देखिएगा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? तो बिहार का है। और भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? तो
वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मैं दोस्तों परसम उसी लेवल पर, अब कम समय बच्चा है, मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। आपने पूरे साल मेहनत नहीं की लेकिन आप टॉप करोगे, पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे आपके, 56 में से 56 आएंगे बोर्ड पेपर में से। ठीक है, आप इसी प्रकार से ये क्लास एक एक प्रश्न को रटना, अच्छे से याद करना इनको। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आगे है कि किन्हीं 3 खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल सबको पता है। खरीफ की फसल में मक्का, मूंगफली, रबी की फसल में जौ, चना, गेहूं, ठीक है, और जायद की फसल में ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा। अरे दोस्तों वाह, खरबूजा को नाम लिया मुंह पानी आ गया। नियम किन्हीं 2 खरीफ की फसलों, चावल, बाजरा, कपास हो गया। ठीक है, बाईसवां देखिएगा, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? मानव विकास की अवधारणा तो महबूब उल हक। अरे दोस्तों हाँ, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक। महबूब उल हक ने दोस्तों मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। कब? 1990 में। कब किया था? 1990 में। कान खोल के सुन लेना दोस्तों, 1990 में। आज 28 फरवरी होगी है, सबने बेरो है दोस्तों, 28 फरवरी होगी है। कल तो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम भी है, ठीक है, और अपना आरबीएसई बोर्ड का भी एग्जाम आने वाला है। सभी बोर्ड के लिए है, सभी बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, जहां भी एनसीईआरटी है, तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने 23वां क्वेश्चन है कि रोपण कृषि का प्रारंभ किसने किया था? किसने किया था? यूरोपीय लोगों ने किया था। ठीक है, यूरोपियन ने इन्होंने रोपण कृषि का प्रारंभ किया था दोस्तों। ए धात्विक खनिजों के 2 उदाहरण बताऊं। अब की पूछ रहे, ए धात्विक खनिज पूछ, ए धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? जीरा, ठीक है, जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा सब फिर अंग्रेज ले गए। जीरा से जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, जीरा हरा, पन्ना, मुल्तानी मिट्टी, गार्नेट, ठीक है, हीरा, पन्ना, समझ रहे मेरी बात, गार्नेट, ये सब दोस्तों ए धात्विक खनिज हैं। तो देखो यहाँ पर चूना पत्थर दे रखा है, जिप्सम दे रखा है, मैंने ट्रिक से करवा रखा है। ठीक है, आप देख लेना। 25वां में देखो, परिवहन से क्या अभिप्राय है? परिवहन, इसमें वस्तु एवं सेवाओं को देखिएगा, वस्तु एवं सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में सभी के? चलो ठीक है। हाँ, 26वां देखिएगा, आर्थिक भूगोल के किन्हीं 2 उपक्षेत्रों के नाम बताओ। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र पूछे, एक तो आपके सामने संसाधन भूगोल हो गया, एक आपके सामने कृषि भूगोल हो गया, एक आपके सामने पर्यटन भूगोल हो गया, पर्यटन। इसके अलावा एक आप उद्योग भूगोल कर दो, एक आप व्यापार भूगोल कर दो, व्यापार भूगोल। ये क्या है? ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। अगर हमें पूछे मानव भूगोल के, आपको क्षेत्र पूछ लेता कि मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम बताओ, क्षेत्रों के नाम, ये तो उपक्षेत्र है। संसाधन, पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार, भूगोल, ये तो उपक्षेत्र है। अगर क्षेत्रों के नाम पूछते तो फिर करते हैं नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, आवास भूगोल। दोस्तों देखिएगा, ये आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने देखिएगा अगला क्वेश्चन। आज मैं दोस्तों चश्मा लगाऊं नहीं साहब, चश्मा कहाँ चलेगी? आज चश्मा नहीं है दोस्तों, आज बिना चश्मा पढ़ा रही है। देखिएगा, बेलाडिया कहाँ पड़ता है? बेलाडिया ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोह एशिया के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, लोह एशिया के लिए प्रसिद्ध है, लोह एशिया के लिए। नेक्स्ट 28वां देखो, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? सतत का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब होता है निरंतर। ऐसा पोषणीय विकास जिसमें हम संसाधनों का उपयोग ऐसे करेंगे कि उस संसाधन का उपयोग हम तो करेंगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी भी उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इस प्रकार के विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। परिभाषा देखेगा, ऐसा पोषणीय विकास जिसमें किसी भी संसाधन का, ठीक है, प्रयोग हम अपनी आवश्यकता के साथ साथ, अपनी खुद की आवश्यकता के साथ साथ भविष्य में यानी आगे आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा करा सके, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। बिल्कुल इजी परिभाषा है। ठीक है, ये सब मेरे हस्तलिखित है प्रमुख दोस्तों, सब मैंने लिखे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, कौन सा मिशन? स्मार्ट सिटी मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2014 में, 2015 में हुआ, सॉरी 2015 में। ध्यान रखना, स्मार्ट सिटी मिशन सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। और हाँ, एक है दोस्तों NYP, राष्ट्रीय युवा नीति, ये प्रारंभ हुई थी 2014 में। ठीक है, तो देखो ये स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। इस मिशन में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया और बुनियादी ढांचे पर सुधार किया गया था। ठीक है, चलो काय हो 30वां देखिएगा, 30वां क्वेश्चन आपके सामने। 30वां क्वेश्चन कि प्रमुख 3 भौगोलिक सूचना के स्रोतों के नाम लिखेगा। प्रमुख 3 भौगोलिक सूचना के स्रोतों के नाम आप लिख सकते हैं। प्राचीन महाकाव्य, प्राचीन मानचित्र हो गया, प्राचीन महाकाव्य हो गया, चंद्रमा एवं चट्टानी पदार्थों के नमूने। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, प्रमुख 30 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना था। कौन सा क्वेश्चन था आपका? नेशनल रिसर्च ऐसा कुछ था वो, उसका आंसर देना। 30 क्वेश्चन हुए। ये हमारी तांडु सीरीज फर्स्ट थी। नेक्स्ट आपके सामने तांडु सीरीज 2 भी जल्द आएगी दोस्तों, तांडु सीरीज 2 भी जल्द आएगी। आप सभी
जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, सीरीज जरूर खरीद लीजिएगा। सीरीज ये क्वेश्चन तो उसमें मिलेंगे, तांडु सीरीज सभी उसमें मिलेगी सीरीज में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।